ठीक है, तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टर रेट। देखो जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स हैव अ यूनिक एबिलिटी दैट दे कैन इंक्रीज देयर यूरिन कंसंट्रेशन। यस, द मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। और हम अपने यूरिन को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने यूरिन के कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यूरिन के हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यूरिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में, यूरिन के कंसंट्रेशन को चेंज करने में कोई इसका रोल नहीं होता है। रोल किसका होता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। याद कीजिए, मैंने बताया था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास बड़ा लूप ऑफ हेनली होता है। ठीक है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के जो उसका लूप ऑफ हेनली है उसके चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। ओके, सो दिस लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा हैव मेन रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है। आपने एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो हमारा लूप ऑफ हेनली होता है, लूप ऑफ हेनली के 2 पार्ट हैं। एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली जिसमें फिल्टर रेट नीचे की तरफ जाता है, और दूसरा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जिसमें फिल्टर रेट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। और ये चारों तरफ से सराउंडेड होता है वासा रेक्टा से, ऐसे सराउंडेड होता है वासा रेक्टा से। ठीक है। वासा रेक्टा क्या होता है? सो वासा रेक्टा इज एक्चुअली इज अराइज फ्रॉम इफरेंट आर्टेरियोल। वासा रेक्टा इफरेंट आर्टेरियोल से अराइज होता है। ठीक है। ये वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरी है, तो इसमें फिल्टरेट फ्लो नहीं होता, इसमें ब्लड फ्लो होता है। फाइन। अब ये जो वासा रेक्टा है ये एक्चुअली रहता तो लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ ऐसे है, लेकिन अगर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको अलग ड्रॉ कर दिया है। ठीक है बेटा, जो वासा रेक्टा होता है ना, वासा रेक्टा में फिल्टरेट फ्लो नहीं होता, वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। जो डिसेंड, इसके 2 पार्ट हैं। एक है डिसेंडिंग वासा रेक्टा जिसमें ब्लड नीचे जा रहा है ना, और दूसरा है असेंडिंग वासा रेक्टा जिसमें ब्लड ऊपर जा रहा है। फाइन। डिसेंडिंग वासा रेक्टा, असेंडिंग वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनली में भी तो यही हो रहा था। लूप ऑफ हेनली में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में फिल्टर रेट नीचे जा रहा था और एक में ऊपर जा रहा था। मतलब इन्हीं के 2 लिम्ब में, चाहे असेंडिंग और डिसेंडिंग वासा रेक्टा है या लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, इसमें फिल्टरेट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दोनों में, और इसमें ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसीलिए ये जो मैकेनिज्म जिससे यूरिन के कंसंट्रेशन को चेंज किया जाता है ना, उस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? अच्छा, अब एक पॉइंट सुने। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा कॉर्टेक्स होता है, किडनी का कॉर्टेक्स होता है, किडनी के कॉर्टेक्स में ही ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल होता है। और इसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन्स ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके बीच का जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलारिटी प्लाज्मा के बराबर होती है। कितना होता है उसका? उसकी ऑस्मोलारिटी होती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जैसे ही आप मेडुला में इंटर करोगे ना, मेडुला में जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे ऑस्मोलारिटी इंक्रीज होते चली जाती है। 400, 500, 600, 1200 तक मिलीऑस्मोल पर लीटर तक ये ऑस्मोलारिटी चली जाती है। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? ठीक है। सो इन मेडुला concentration of interstitial fluid gradually increases, राइट? वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और वो ग्रेजुअली 2 चीज़ों की वजह से इंक्रीज होता है, एक यूरिया और दूसरा NaCl। ठीक है। अब यहाँ यूरिया कहाँ से आता है? याद कीजिए, मैंने बताया था कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में थोड़ा सा यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है, वो रीअब्जॉर्ब होकर के आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में,
और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से ये वापस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और ये साइकिल रिपीट होता है। देखो इससे क्या होता है ना कि ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया मेंटेन रह पाता है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। फिर देखिए जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से NaCl रीअब्जॉर्ब होता है। ये NaCl यहाँ से फ्लो होकर के जाता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। ठीक है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में फिल्टरेट फ्लो हो रहा है या ब्लड फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ से ये ब्लड नीचे की तरफ जाता है, फिर यहाँ से ये ब्लड कहाँ चला गया? असेंडिंग वासा रेक्टा में। लेकिन असेंडिंग वासा रेक्टा ये जो NaCl है, इस NaCl को वापस कर देता है किसे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। NaCl इसमें आगे नहीं जा पाता है, ये पूरा NaCl यहीं पर सिक्रीट हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला आता है। किसके थ्रू? असेंडिंग वासा रेक्टा से। ओके, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली ने NaCl को ऐड किया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वहाँ से ये NaCl आया डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड के साथ ये असेंडिंग वासा रेक्टा में आया, लेकिन यहाँ से भी आगे नहीं गया, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही सिक्रीट हो गया NaCl। इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? ये जो पूरा एरिया है इसमें NaCl का हाई कंसंट्रेशन मेंटेन हो पाया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जब हाई कंसंट्रेशन NaCl का मेंटेन हो पाया तो इसी की वजह से हमारी यूरिन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आपके NCERT में ही चीज़ लिखी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर इन थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज which transported back to interstitial fluid. Yes, the NaCl is transported by ascending loop of Henle, which exchange to descending vasa recta. This NaCl come back to interstitial fluid by ascending vasa recta. यही तो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, this mechanism, because of this mechanism only high concentration of interstitial fluid maintained in medulla, और उसी की वजह से ईजिली जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, इस कलेक्टिंग डक्ट से खूब सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और जब इस कलेक्टिंग डक्ट से खूब सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है तो हमारा यूरिन जो है कंसंट्रेट हो जाता है। समझ नहीं समझ रहे आप? यस, एंड ह्यूमन किडनी कैन फिल्टरेट, कैन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टरेट इवन 4 times। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन फिल्टरेशन कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा सिक्रीशन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू यूरिन के कंसंट्रेशन को 4 times इंक्रीज कैसे किया जाता है। समझ रहे आप लोग? चलिए फिर हम देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। देखें, अगर ये पूरा प्रोसेस जो होता है, हमारे किडनी का फंक्शन होता है, उसको अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है ये हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? चलिए आइए देखते हैं। देखें, जब भी हमारे किडनी का काम क्या होता है? ब्लड फिल्टर करना। ठीक है, और हमारा किडनी पर मिनट जो ब्लड फिल्टरेट बनाता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। जब भी हमारे किडनी में, जब भी हमारे नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जब भी इसका ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट 125 ml पर मिनट से कम हो जाता है, तो इमीडिएटली क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है ना, ये सुन लीजिए, फिर से एक बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो फॉल कर जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इमीडिएटली हमारा जो लीवर है, इस लीवर से एक सब्सटेंस रिलीज का होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। बेटा एंजियो मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल। टेंस मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके तो नाम ही से लग रहा है कुछ ना कुछ ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या करता है।
तो हमारा लीवर, इस कंडीशन में हमारा लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ना, जिस समय सिक्रीट होता है, ठीक उसी समय हमारे जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल में जेजी सेल्स होती हैं। जेजी सेल्स मीन्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक कंपाउंड रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन, RENIN। डोंट कंफ्यूज विद दैट मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम रेनिन, दैट इज RENNIN। ओके, ये रेनिन रिलीज होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से। ये रेनिन तुरंत एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ना, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, जो हमारे लंग्स है, उससे एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ACE एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है एक बहुत ही पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। वेसो कंस्ट्रिक्टर मीन्स ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। ब्लड वेसल्स इसके प्रेजेंस में क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। तो होता क्या है कि जब ये सिक्रीट, जब इसका फॉर्मेशन होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन होता है, तो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, हमारे नेफ्रॉन में क्या होता है कि इफेरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। और जब इफेरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। सो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इन इफेरेंट आर्ट्रियोल इंक्रीजेस ब्लड फ्लो इन ग्लोमेरुलस, और जब वहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट वापस से इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे आप लोग? हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड इतना ही नहीं करता, हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड ये एक्शन करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, और मैंने आपको बताया था, NaCl फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, और मैंने आपको बताया था कि वाटर इज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो NaCl। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन करवाता है एंड वाटर इज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो इट। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इस तरह से सोडियम आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन किसने करवाया, एल्डोस्टेरोन ने। और एल्डोस्टेरोन को किसने एक्टिवेट किया, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड ने। और जब वाटर और सोडियम आयन इंक्रीज होगा ना, तो ओबियसली हमारे ब्लड में मोर वाटर ऐड होगा, और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड होता है, उसकी वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है आपको पता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ना, जब आपके ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, जब आपके बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम लाइक लिम्फ टिश्यू फ्लूइड का सिक्रीशन जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, जब आपके बॉडी में आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तब भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है। कैसे समझिए, देखो हमारे ब्लड में ना अलग अलग पूरे ब्लड में चारों तरफ न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, उनको कहते हैं हम लोग ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, जब भी आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब भी आपके बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब भी आपके बॉडी में आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स में जो सेंसर लगे हुए हैं, न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, इनको कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। वो ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते रहते हैं, और जैसे ही ये बढ़ा, इमीडिएटली दे विल सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। अब बेटा ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। समझ रहे आप लोग? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। दे कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो उससे क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा ब्लड जाएगा हमारे नेफ्रॉन में, ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा फिल्टरेशन होगा। इसके अलावा ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जब इंक्रीज होगा तो हमारे किडनी से
वाटर का लॉस कम होगा, डायूरेसिस डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक तरफ डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, डायूरेसिस को कम करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और ब्लड वेसल, हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी बढ़ा करके ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इंक्रीज करता है। और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट होते हुए थे ना, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। समझ रहे आप? ओके फाइन। देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ने के बाद से एक ऐसा पॉइंट आ गया कि ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया। तो ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी एट्रिया में ज़्यादा ब्लड जाएगा, और जब एट्रिया में ज़्यादा ब्लड जाता है तो हमारे एट्रिया की वॉल फैलती है, और बेटा जब हमारे एट्रिया की वॉल फैलती है ना, तो उससे उधर से जो एट्रिया के सेल्स है उनसे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है ये वेसो डायलेशन कॉज करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। और आपके बॉडी में अगर ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा? आपका बीपी गिर जाएगा, है ना। तो हमारे बॉडी में ऑटो करेक्ट भी है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से बीपी इंक्रीज करवाना, ठीक है, और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर से बीपी को कम करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, मिक्चुरेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यस, मिक्चुरेशन इज व्हाट? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, ओके। और इसमें जो न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, मिक्चुरेशन में जो हमारा न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लैक्स। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, यूरिन कैसे रिलीज होता है और उसमें न्यूरल सिस्टम कैसे पार्टिसिपेट करता है, चलिए देखते हैं। आपको ये तो पता है ना कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोरेज होता है जी, यहीं पे तो यूरिन का स्टोरेज होता है ना, होता है। यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में जो मसल है वो कौन सी है? डेट्रूसर मसल है ना। डेट्रूसर मसल किस टाइप की मसल होती है? स्मूथ मसल होती है, राइट। फिर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसी से दो स्फिंक्टर कनेक्टेड होते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है ये होता है इनवॉलेंट्री। यस, कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये वाला है, ये क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, ये वॉलेंट्री होता है, फाइन। अब आपको पता है कि जब भी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, सो 200-300 ml के बाद से फिर हमें यूरिन रिलीज करने का अर्ज फील होना शुरू हो जाता है। देखिए, होता क्या है ना, जैसे जैसे यूरिन भरता है, यूरिनरी ब्लैडर के इनर लाइनिंग में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और उस ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं जिनको कहते हैं मेकानो रिसेप्टर्स। अब जैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होता है यूरिन के वॉल्यूम की वजह से, वो मेकानो रिसेप्टर उसके अंदर हैं, वो स्ट्रेचनिंग की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। जितना यूरिन भरा उतना वो स्ट्रेच हुआ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और जितना वो जो स्ट्रेच हुआ उतना ज़्यादा मेकानो रिसेप्टर्स हमारे मिक्चुरेशन सेंटर में सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में, ठीक है। अब मिक्चुरेशन सेंटर जो होता है ना, उसको क्या करना है कि उसको यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करना है ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम के थ्रू, मीन्स सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सप्लाई से। अब मिक्चुरेशन सेंटर यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सप्लाई भेजता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर में पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सप्लाई आता है तो ये डेट्रूसर मसल जो होती है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है,
अब अगर यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भरा हुआ है और उसका वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो क्या होगा, यूरिन नीचे जाएगा ना, तो हाँ जाने लगता है यूरिन नीचे। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सप्लाई कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन डेट्रूसर मसल, और जब डेट्रूसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूरिन भराता शरीर किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन वहीं पर यही सेम पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सप्लाई इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पर भी एक्ट करता है, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पर जब एक्ट करता है तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये रिलैक्स हो जाता है बच्चे। डेट्रूसर मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यस कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इंटरस्टिशियल जो हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसमें रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, यूरिन बाहर आता है। फिर उसके बाद से हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो होता है ना, वो इधर जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इस पे सिग्नल भेजता है कि भाई यूरिन को बाहर करवाना है, आप रिलैक्स कर जाओ। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन होता है और यूरिन विल एक्सपेल आउट, इस तरह से यूरिन बाहर निकल जाता है। पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सप्लाई स्टार्ट फ्रॉम मिक्चुरेशन सेंटर ऑफ ब्रेन, causes contraction in wall of urinary bladder, okay, and then relaxation in internal urethral sphincter, and then central neural system, ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम नहीं, हमारा जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से, वो इधर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से आके कहता है कि आप वॉलेंटियरली रिलैक्स हो जाइए बिकॉज यूरिन हैव टू एक्सपेल आउट, और इस तरह से यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने यूरिन के वॉल्यूम को देखते हो तो हमारे बॉडी में यूरिन का जो वॉल्यूम होता है ये 1 to 1.5 लीटर होता है, राइट, मतलब डेली हम 1 to 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म करते हैं। यूरिन का नेचुरल कलर क्या होता है, पेल येलो कलर, लाइट येलो कलर होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 पीएच होता है। हमारा यूरिन डेली 20 to 25 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है, बड़ा वॉल्यूम है ना, इतना सारा यूरिया एक दिन में एक्सक्रीट होता है, फाइन। यूरिन अगर येलो हो जाए तो समझ जाना पर्सन को जॉन्डिस हुआ है, यूरिन अगर रेड हो जाए तो समझ जाना कि पर्सन के यूरिन से ब्लड निकल रहा है, ओके। तो यूरिन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डिजीजेज में चेंज होता है। यूरिन अगर हेजी दिखे, धुंधला दिखे, तो हो सकता है पर्सन की किडनी डैमेज है या उसका यूरिनरी सिस्टम कहीं से डैमेज हुआ है जिसकी वजह से प्रोटीन बाहर आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि यूरिन में ग्लूकोज रिलीज होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। अब आप बोलोगे सर जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो यूरिन में ग्लूकोज कैसे आ जाता है, वहाँ पे तो 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ना, तो यूरिन में कैसे चला है। समझिए, देखिए हमारे बॉडी जो है ना, हमारे बॉडी में नॉर्मली ग्लूकोज होना चाहिए 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना ग्लूकोज होना चाहिए, 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ग्लूकोज होगा 150, 160, 170 तब तो यूरिन में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रॉस करेगा ये, यस, तब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है। उसके बाद से एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन में रिलीज होना शुरू हो जाएगा और जिसको कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। तो ग्लाइकोज यूरिया हो रहा है मतलब आपका ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा नहीं है, सिर्फ वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लेवल को क्रॉस कर चुका है, यस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि सिर्फ ग्लाइकोज यूरिया ही नहीं होता है, डायबिटीज मेलाइटस में कीटोन बॉडी भी यूरिन में रिलीज होते हैं। कीटोन बॉडी क्यों रिलीज होते हैं, देखो डायबिटीज़ में क्या होता है ना कि फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, और फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है तो एसिटिक एसिड ज़्यादा बनता है, एसिटो एसिटिक एसिड का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इन तीनों को हम लोग एक साथ कहते हैं कीटोन बॉडीज़। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है ना, और वो यूरिन के थ्रू रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से यूरिन का फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूट की तरह स्मेल आएगा, उसी को कहते हैं हम लोग कीटोन यूरिया।
फिर प्रोटीन यूरिन में रिलीज होता है तो उसको प्रोटीन यूरिया कहता है, और डायबिटीज़ में तो नहीं होता है। किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोटीन यूरिन में रिलीज होता है। फाइन, ओके। देखिए यहाँ तक तो हमने किडनी के फंक्शन को देख लिया, लेकिन किडनी ही ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन का काम और भी कई सारे ऑर्गन करते हैं। जैसे एक्सक्रीशन का काम करता है हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारा स्किन, ठीक है। इनका भी बड़े लेवल पे एक्सक्रीशन का काम होता है। जैसे लंग्स को देखते हो तो लंग्स डेली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। भाई लंग्स पर मिनट 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, बड़ा वॉल्यूम है ये, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये वाटर भी थ्रो आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट ऑर्गन है लीवर। लीवर जो होता है, लीवर इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यू नो। लीवर जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो लीवर आपको पता है कि बाइल का फॉर्मेशन करता है, बाइल के थ्रू वो एक्सक्रीशन करता है। लीवर एक्सक्रीट आउट थ्रू बाइल विच कॉन्टेन बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। देखो ये बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन जो होते हैं ना, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं और लीवर में आते हैं, और लीवर में आने के बाद से ये बाइल के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी बाइल में ये रिलीज होता है, ये बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके थ्रू बाहर निकलता है। देखो डाइजेस्टिव वेस्ट का कलर येलो क्यों होता है? डाइजेस्टिव वेस्ट का कलर ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन की वजह से ही होता है, ठीक है। क्योंकि इनका कलर क्या है, बिलीवर्डिन तो खैर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, जो उसमें बाइल के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। इसके बाद से क्या है कि हमारा स्किन जो होता है, स्किन में स्वेट ग्लैंड होती है। दिस स्वेट ग्लैंड सिक्रीट स्वेट, और ये स्वेट क्या होता है, ये वाटरी फ्लूइड होता है। स्वेट हैव NaCl, स्वेट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड स्वेट हैव लैक्टिक एसिड टू। ये सारी चीज़ें थ्रू आउट होती हैं हमारे स्वेट ग्लैंड से। हालांकि देखो स्वेट जो होता है ना, स्वेट का प्राइमरी फंक्शन तो कूलिंग इफेक्ट होता है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन भी कर देता है ये, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीबेसियस ग्लैंड। देखो जो सीबेसियस ग्लैंड होता है ना, सीबेसियस ग्लैंड ऑयल रिलीज करता है, और ऑयल जो होता है वो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर स्टीरॉयड्स होते हैं, ऑयल जो रिलीज होता है, सीबम जो रिलीज होता है उसके अंदर स्टीरॉयड्स होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके अंदर वैक्स होता है। देखो तीनों वाटर इंसॉल्युबल है। सीबम होता है, वो एक लड़की कहती है ना, माई स्किन इज सो ऑयली, वाई हर स्किन इज सो ऑयली, मे बी हर स्किन इज सिक्रेटिंग मोर like sebum, yes, okay। एंड आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट थ्रू स्लाइवा, यस, ठीक है। चले, तो इस तरह से हमने देखा कि जो किडनी है, किडनी के अलावा लीवर, स्किन एंड व्हाट वाज दैट, लीवर, स्किन एंड लंग्स, दे पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी की। देखो किडनी जो होता है ना, किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, किडनी का माल फंक्शनिंग हो जाए, वो कम फंक्शन करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। हमारा बॉडी डेली 25 to 30 ग्राम यूरिया थ्रो आउट करता है ना, तो अगर किडनी माल फंक्शनिंग होगी तो क्या होगा, ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, और ब्लड में यूरिया बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहते हैं यूरीमिया, ठीक है। वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, और उसकी वजह से आगे होता है किडनी फेल्योर। एक पर्सन को अगर किडनी फेल्योर हुआ है तो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो उसका किडनी जो है उसका ट्रांसप्लांटेशन ही है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। लेकिन क्या है कि टेम्परोरली लैब में जा करके आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू, डायलिसिस मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को फिल्टर करवा सकते हैं। जब तक भाई देखो जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांटेशन टीडीएस प्रोसेस होता है, आसानी से नहीं मिलता है, बहुत सारी लीगलिटी, फॉर्मेलिटी, पैसा भी चाहिए होता है, तो हर कोई तो एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और उसके बाद से मिल जाए तो इतना आसान नहीं होता है लगवाना। तो उस कंडीशन में रेगुलर इंटरवल पर हमको अपने ब्लड को प्यूरीफाई करवाते रहना पड़ेगा,
ओके, किससे? आर्टिफिशियल किडनी से। सो बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी पेशेंट कैन रिमूव आउट यूरिया। ओके, और वो जो मशीन हम आर्टिफिशियल किडनी जो होता है ना, उसको कहते हैं हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस। देखो हीमोडायलिसिस में क्या होता है समझिए। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो डायलिसिस मशीन जो होती है उससे पेशेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है। पेशेंट का ब्लड जो होता है इस डायलिसिस मशीन में आता है और वो प्यूरिफाई होकर के उसके अंदर का सारा यूरिया निकल जाता है और वो वापस से बचा हुआ जो फ्रेश जो मीन्स क्लीन जो ब्लड है वो वापस से पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है चलिए समझते हैं। देखिए, जो डायलिसिस मशीन होती है ना उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं हम लोग डायलाइजिंग फ्लूइड। जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड का कंसंट्रेशन जो होता है वो प्लाज्मा के बराबर ही होता है। समझ रहे आप लोग? डायलाइजिंग फ्लूइड का कंसंट्रेशन कितना होता है? प्लाज्मा के बराबर होता है। और जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में NaCl नहीं होता है, सॉरी नॉट NaCl, इसके अंदर यूरिया नहीं होता है, इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होते हैं। ओके, अब इस डायलिसिस मशीन के अंदर सेलोफैन ट्यूब होती है। इन सेलोफैन ट्यूब के अंदर पेशेंट का ब्लड फ्लो होता है। पेशेंट के ब्लड को इसमें इंटर करवाने से पहले ओबियसली हिपैरिन मिक्स करते हैं। वाई? बिकॉज हिपैरिन इज एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन ब्लड के क्लॉटिंग को रोकेगा। ठीक है, ये ब्लड इधर सेलोफैन ट्यूब के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड है। डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया है क्या? नहीं है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है। और ये जो सेलोफैन ट्यूब है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो होता क्या है ना कि ये जो सेलोफैन ट्यूब है इससे यूरिया जो है लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और ब्लड से जब यूरिया निकलता है और वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चल जाता है तो ब्लड क्लीन हो जाता है। वापस से क्लीन ब्लड पेशेंट के बॉडी में चला आता है। ठीक है, लेकिन पेशेंट के बॉडी में क्लीन ब्लड लाने से पहले इसमें हम थोड़ा सा एंटी हिपैरिन मिक्स कर देते हैं ताकि वो हिपैरिन के इफेक्ट को बैलेंस करे। देखो, जो ब्लड निकाला जाता है ना वो आपके NCERT में लिखा हुआ है, कोई भी सुटेबल आर्टरी जो है कन्वीनियंट आर्टरी उससे निकालते हैं। अब कन्वीनियंट आर्टरी का मतलब ना आयोटा क्षेत्र के उधर से निकालोगे, जो आपके हाथ में जैसे रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाल करके इसको डायलिसिस करने का काम किया जाता है। ठीक है, जब ये एक्चुअली इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस। अच्छा, किडनी अगर खराब हो जाए तो किडनी खराब हो जाए तो अल्टीमेट सॉल्यूशन पता है क्या है? डायलिसिस तो टेम्पोररी सॉल्यूशन है ना, अल्टीमेट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं कि डोनर से एक किडनी, एक पर्सन जो होता है एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकता है, तो डोनर का किडनी लेकर के रिसीविंग जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको वो किडनी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जो डोनर होता है, डोनर जब तक पेशेंट का क्लोज रिलेटिव नहीं हुआ किडनी को पेशेंट का बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पेशेंट के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम उस किडनी को फॉरेन बॉडी मानेगा और उसके ऊपर अटैक कर देगा अपने टी लिम्फोसाइट से, और फिर उसका क्या हो जाएगा? ऑर्गन रिजेक्शन। ठीक है, ऑर्गन रिजेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए। एक तो पर्सन क्लोजली रिलेटिव होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, और दूसरा ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। इस टॉपिक को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, यहाँ नहीं कहीं और। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी किडनी में प्रॉब्लम रीनल कैलिकुलाई। देखो, रीनल कैलिकुलाई का मतलब क्या होता है? किडनी स्टोन। देखो, जब हमारे किडनी के अंदर मिनरल्स का इनसॉल्युबल मास इकट्ठा होने लगता है ना,
तो वो बना लेता है स्टोन। व्हाट इज स्टोन? इट्स अ इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट फॉर्म्ड विद इन किडनी। और स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो पता ही आपको, फिर दर्द होता है और उसको सर्जिकली रिमूव करवाना होता है। अगर हमारे नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाए, ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन डैमेज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है, इट्स अ इन्फ्लामेशन इन द किडनी, नेफ्रॉन ऑफ द द ग्लोमेरुलाई ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसमें प्रोटीन यूरिन में रिलीज होने लगता है। ठीक है, प्रोटीन यूरिन में रिलीज हो रहा है, मतलब पर्सन का ग्लोमेरुलस खराब है, उसमें कुछ डैमेज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो भाई ट्रीटमेंट करवा दो। तो इसके साथ ही मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर। आज्ञा दीजिए मुझे।